चलिए, आज के चैप्टर का नाम है प्रकाश की परावर्तन। हम लोग सभी किताब एनसीईआरटी के बीटीसी के पढ़ते हैं, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भारतीय भवन से है। तो भारतीय भवन में प्रकाश की परावर्तन का एक अलग चैप्टर है, अपवर्तन का अलग है। बीटीसी में हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों साथ ही है। किताब में देखा होगा बीटीसी में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही साथ मिला हुआ। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसका पहला होगा क्या, प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानते हैं हम लोग। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहारे को या मदद को, जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दिन में तो सूर्य की एक विशाल प्रकाश है, उसके सहारे हम लोग देखते हैं। रात्रि में बल्ब हो, टॉर्च हो, दीपक हो, किसी न किसी मदद से हम वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आइए, प्रकाश फिर जहां से आता है वह उसका स्रोत का लगेगा। जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होगा वहां से स्रोत होगा। जैसे अभी जो है बल्ब का, अभी बल्ब की प्रकाश है। प्रकाश की स्रोत की यदि बात किया जाए तो हम लोग किसको बोलेंगे, बल्ब को। प्रकाश स्रोत का सबसे विशाल होगा सूर्य। प्रकाश स्रोत में प्रकाशों का सबसे विशाल स्रोत में आएगा सूर्य। इसके मदद से संपूर्ण पृथ्वी में प्रकाश फैला है और सब लोग वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो एक बार हम लोग देखेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत जिन माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होगा, जिन माध्यमों से हमें प्रकाश यानी रोशनी प्राप्त होगा, प्रकाश प्राप्त होगा, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत का विशाल भंडार होगा सूर्य। वैसे प्रकाश स्रोत में आएगा क्या सब, जैसे में हो जाएगा सूर्य होगा, जलती बल्ब होगा, जलती लैंप होगा, टॉर्च होगा, जलती टॉर्च होगा। और कुछ हो सकता है, जलती टॉर्च इत्यादि कर देते हैं। लेकिन प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया, यानी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पहला होगा, हम लिखेंगे
प्रकाश के आधार पर वस्तु जो है दो प्रकार के होते हैं। वस्तु दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा दीप्तमान वस्तु, जिसको कहेंगे प्रदीप्त वस्तु है। दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। दूसरा होगा अदीप्तमान वस्तु। या अप्रदीप्त वस्तु। मैंने नहीं होता है। सृष्टि में जितने वस्तु है, यदि प्रकाश के आधार पर बांटिएगा तो दो ही भाग में बांटा जाएगा। कुछ में से रोशनी आता है, कुछ में से रोशनी नहीं आता। तो कुछ हमें रोशनी देगा तो कुछ वस्तुएं रोशनी नहीं देगा, यानी प्रकाश नहीं देगा। पहला जो है हमारा, यह है प्रदीप्त वस्तु। वस्तु जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होगा वह होगा प्रदीप्त वस्तु है। प्रकाश दीप्तमान में रोशनी देने वाला। तो लिखेंगे जिन वस्तु वे से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या रोशनी प्राप्त होता है, दीप्तमान कहलाएगा। दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण का नाम तुम ही लोग बोलो। सूर्य, तारा, जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू, जलती हुई बल्ब होगा, बल्ब हो या दीपक हो, ये सब जलती हुई। टॉर्च हो या जो हो, लैंप हो, जलती हुई रहेगा तो ये लोग, इन सभी से प्रकाश प्राप्त होगा। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को दो भागों में रखिए। कुछ वस्तुएं ऐसा है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, कुछ वस्तुएं ऐसा है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु में आ जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू, जलती हुई बल्ब, जलती हुई दीपक, जलती हुई लैंप, जलती हुई टॉर्च। ये सब क्या होगा? जलती हुई होगा। अगला हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तु जो है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्रदीप्त को हो ना, प्रदीप्त या तो दीप्तमान, दीप्तमान वस्तु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का होता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वे भी वस्तु दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होगा मानव
निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं। अभी जो हम लोग देखे हैं ये वस्तुएं में कुछ वस्तुएं ऐसा था जिनको प्रकृति ने बनाया। देखिए यहाँ पे देखते हैं सूर्य, तारा, जुगनू, इनको प्रकृति ने बनाया है, जबकि जलती हुई जो लगाई है बल्ब हो, दीपक हो या लैंप हो या टॉर्च हो, ये मानव ने बनाया है। जिन वस्तुओं को प्रकृति ने बनाया और हमें रोशनी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो वह होगा प्रदीप्त वस्तु, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु होगा है। जिनको हम लोग ने बनाए हैं, मानव ने बनाया है, और वह भी हमें प्रकाश दे रहा है, तो वह होगा मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? पहला है प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं। लिखेंगे वैसे दीप्तमान वस्तु, वैसे दीप्तमान वस्तुएं जिन्हें प्राकृतिक ने बनाया, प्राकृतिक या प्राकृतिक ने बनाया है, हमें उपहार स्वरूप प्रकाश देते हैं। पैसा लेते हैं? सूर्य की जो प्रकाश आता है, क्या पैसा लेते हैं? नहीं। उपहार मैंने क्या गिफ्ट दिया है। वैसे प्रदीप्तमान वस्तुएं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है और वह हमें उपहार स्वरूप स्वरूप प्रकाश देते हैं। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अब आएंगे इसका जैसे में आएंगे, एग्जाम्पल लेंगे इसका। तो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ हम देखिए, उसमें सूर्य था, तारा था, जुगनू था, नहीं जलती हुई बल्ब नहीं, तो मानव निर्मित है। नहीं ग्रह उपग्रह भी होगा, जैसे में लिख देंगे सूर्य, तारा और जुगनू। आदि। दूसरा हम देखें मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं तो वैसे दीप्तमान वस्तुएं होगा जिन्हें प्रकृति ने बनाया। प्रकृति नहीं, मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया, मानव निर्मित है। इसमें लिखेंगे वैसे दीप्तमान वस्तुएं जिन्हें मानव ने बनाया, मानव ने बनाया है
और वे हमें प्रकाश देता है। मानव बनाया है, दे क्या रहा है? प्रकाश। और वे हमें प्रकाश देता है। क्या कहलाएगा? मानव निर्मित प्रदीप्त वस्तुएं। आप जैसे में आ जाएंगे, जैसे बल्ब हमें प्रकाश दे रहा है। बल्ब को कौन बनाया? मानव। नहीं, बल्ब, टॉर्च नहीं, प्रकाश देगा जलती हुई, लेकिन देखेंगे कि आपको बनाया बल्ब। बल्ब लैंप को बनाया है। लैंप, बल्ब, लैंप। उसके बाद दीपक दे दो। दीपक, टॉर्च। वैसे सौर ऊर्जा से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, वे भी दे दो। मानव ने बनाया है ना, सौर ऊर्जा आदि। तो दीप्तमान वस्तु को भी हम दो भाग में रखे हैं। दीप्तमान वस्तु जो है, ये भी कुछ वस्तुएं ऐसा है जिनको प्रकृति ने बनाया है, तो कुछ वस्तुएं को मानव ने बनाया है। दूसरा उसमें था दिया हुआ अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग देखे, और प्रदीप्त वस्तु की प्रकार भी देखे न। अब देखना है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्तमान वस्तुएं न। और लग गया तो नहीं, उत्तर हो जाएगा इसका वे वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। वस्तुएं कहलाएगा, कहलाते हैं। जैसे में आ जाएंगे हम, उन सारी वस्तुओं को छोड़ने के बाद बाकी समय तो प्रकाश नहीं है। जैसे में आ जाएंगे, मिट्टी से प्रकाश तो नहीं निकलेगा, ईंट से नहीं निकलेगा, पत्थर से नहीं निकलेगा है, आदि कर देते हैं। ये कुर्सी, टेबल, मकान हुआ है, इनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होगा तो क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखना है किरण क्या है। देखेंगे किरण के बारे में। ये प्रकाश जो है हमेशा सीधी मार्ग में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी मार्ग में गमन करता है। जब हमारे घर में यहीं पे छेद हो जाए तो प्रकाश सीधी गमन करेगा, सीधी आएगा। घर में देखा होगा, खपरेल घर में, ठीक है? तो प्रकाश की पथ पर जो जाता है नहीं, प्रकाश की पथ पर जो जाता है, चलता है सीधी मार्ग में, वही तो किरण है। या प्रकाश की पथ को क्या कहेंगे? पथ में नहीं होता रास्ता,
पथ मतलब प्रकाश, लाल तो दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश की पथ को किरण कहते हैं। यदि उस पथ में ढेर सारे किरण गमन करें, ढेर सारा, झुंड हो जाएगा, समूह हो जाएगा, उस कंडीशन में हम उसे किरण पुंज कहेंगे। पुंज माने होगा झुंड, झुंड में निकले तो ना किरण पुंज देखते हैं। किरणों की समूह को, किरणों की समूह को या झुंड को, समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहां हम देखे किरण में वही प्रकाश लिखे, तो प्रकाश को या किरण को, दोनों तो वही चीज है, प्रकाश को या किरण को, तो किरण की पुंज को, झुंड को किरण पुंज कहेंगे, या समूह में रहे या झुंड में चले। यही जब आपको यदि पूछा जाए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो हम इनको बोलेंगे प्रकाशों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। दोनों तो सेम चीज है, प्रकाश किरण। अगला हम लिखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। होते हैं तो किरण पुंज कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार के। लिखेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में आएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होगा समांतर किरण पुंज, और तीसरा होगा अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज की जगह यदि प्रकाश पुंज रहता तो वे भी 3 प्रकार के। हमने बोल दिया किरण पुंज वही होगा, किरण वही होगा जो प्रकाश है, तो प्रकाश वही है जो किरण है। तो प्रकाश पुंज में होगा प्रकाशों की समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यदि पूछा जाए तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा तीसरा क्या होगा अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश को पूछा जाए तो हम पहला जो है टॉपिक अभिसारी प्रकाश पुंज, इनको लिखें। पहला पॉइंट है अभिसारी प्रकाश पुंज।
तो इसका हो जाएगा वैसी प्रकाश पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आवे, एक ही बिंदु पर मिले, है एक ही पॉइंट पावे। मान लो इधर से प्रकाश आ रहा है, ये है, ये भी जा रहे हैं उसी बिंदु पे, इधर से भी चले उसी बिंदु पे, या यहां से चले तो उसी बिंदु पर है। तो हमने देखा भिन्न भिन्न दिशाओं से आया है और एक ही बिंदु पर है, ये प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो हो जाएगा वैसी प्रकाश पुंज पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिले या संश्रित हो, नहीं मिले, क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। जैसे में हमने पहले ही डायग्राम बना दिए, ये पहले बना रखे हैं। और दूसरा था हमारा पॉइंट, जो था दूसरा पॉइंट समांतर प्रकाश पुंज। समांतर होता है समान जोड़ अंतर, नहीं एक समान दूरी पर सीधी सीधी गमन करे, नहीं तो क्या कहलाएगा? समांतर प्रकाश पुंज। जैसे में हम लोग यहाँ देखिए ये प्रकाश जा रहे हैं, फिर इसी के समांतर में, फिर इसी के समांतर में, इसी के समांतर में, है एक दूसरे की समान अंतर में चले, है तो क्या कहलाएगा? समांतर। ये क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। जवाब देंगे वैसी प्रकाश पुंज जो एक दूसरों का समान अंतर में जा या चले, समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। जैसे में तो हम यहीं पे देख लिए, जो एक दूसरे की समान अंतर में प्रकाश आगे बढ़ रहा है। और पॉइंट नंबर 3 होगा, तीसरा पॉइंट होगा अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा पॉइंट में अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें होगा वैसी प्रकाश पुंज जो एक बिंदुओं से भिन्न भिन्न दिशाओं में निकले। मान लो हम लोग लैंप जला देंगे, सभी दिशा में निकल के भागेगा, है जैसे हमने देखिए ये एक बिंदु है, यहीं से प्रकाश इधर को जाएगी, इधर भी चले,
ऐसे भी चले, ये क्या है? अपसारी। तो इसका जवाब होगा वैसी प्रकाशपुंज, वैसी प्रकाशपुंज जो एक स्थान को या एक बिंदु से, एक स्थान से निकलकर भिन्न 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 दिशाओं की ओर गमन करे। अपसारी प्रकाशपुंज कहलाएगा। जैसे में हम लोग यहाँ देख चुके हैं, एक बिंदु मान लो इस स्थान से प्रकाश न भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर गमन किए न। अब देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर यदि वस्तुएं को बांटिएगा, प्रकाश माने गमन माने निकलने का, वस्तु से गमन करना। मान लो ये वस्तु है, इस पार से उस पार जाने की यदि बात किया जाए, तब वस्तु को 3 भागों में रखेंगे। गमन माने क्रॉस करना। यदि किन किन वस्तुओं से होकर के प्रकाश एक पार से दूसरी पार जा सकता है न, तो प्रकाश के गमन के आधार पर यदि बांटा जाए तो वस्तु 3 प्रकार के होगा। प्रकाश के गमन के आधार पर पूछा जाए, गमन के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा होगा अपारदर्शी वस्तुएं, और तीसरा होगा पारभासी वस्तुएं। पहला हुआ पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा हो जाएगा अपारदर्शी वस्तुएं, और तीसरा होगा पारभासी वस्तुएं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटे। अब प्रकाश के आधार पर भी वस्तु को 2 भागों में रखे हैं, एक प्रदीप्त वस्तु है, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु, यानी एक दीप्तमान वस्तु है, दूसरा अदीप्तमान वस्तु। प्रकाश के आधार पर गमन में चलने के आधार पर यदि बात किया जाए, तब वस्तु को 3 भागों में रखेंगे। पहला का नाम क्या है? पारदर्शी। पहला पॉइंट को हम लिखेंगे पारदर्शी वस्तुएं। तो ये हो जाएगा वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, इस पार से उस पार क्रॉस कर जाए। जैसे हम अभी चश्मा पहने हैं, तो हमारी यहाँ की रोशनी इस पार से उस पार जा रहा है, तुमको देख रहे हैं ना? तो लिखेंगे वे वस्तुएं जिनसे होकर
होकर प्रकाश एक भाग से दूसरी भाग आसानी से पार की जाए। एक भाग से बात करें या तरफ से, भाग से दूसरी भाग आसानी से गमन की जाए। पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। तो जिनसे होकर के प्रकाश एक भाग से दूसरी भाग आसानी से गमन करे तो पारदर्शी होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, जैसे में ले लेंगे शीशा। जैसे में हो जाएगा शीशा, यानी कांच की बात किया जाए, पानी से भी प्रकाश एक पार से दूसरी पार गमन कर सकता। पानी से हो जाएगा जी, शीशा दो, पानी दो। ये हवा में भी प्रकाश नहीं, शून्य में, निर्वात में, हवा में नहीं, प्रकाश एक पार से दूसरी पार जाता है। हवा आदि कर देते हैं। दूसरा पॉइंट था अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ को या वस्तुएं पारदर्शी मैंने एक पार से दूसरी पार जाना, और लगा तो नहीं, और मीन्स नहीं। अपारदर्शी में क्या होगा, जिन वस्तुएं से होकर प्रकाश एक भाग से दूसरी भाग गमन नहीं कर सके, गमन नहीं कर, यही क्या कहलाएगा, अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा, या वस्तुएं जैसे में हम आ जाएंगे जैसे देखिए तख्ता है, ये दीवार है, नहीं ये टेबुल है, टेबुल में तख्ता लगा है। पत्थर है, एक भाग प्रकाश देंगे, टॉर्च मारेंगे, दूसरी भाग नहीं निकलेगा। तो जैसे में हो जाएगा, तख्ता की बात करें, दीवार ना, पत्थर की बात करें ना, आदि ऐसे ढेर सारे वस्तुएं हैं जिनसे एक पार से दूसरी पार प्रकाश गमन नहीं करेगा। जैसे हमारे शरीर है, इस पार से दूसरी भाग प्रकाश गमन नहीं करेगा, तो हम लोग भी किस में आएंगे, अपारदर्शी वस्तु में। और तीसरा था पारभासी। तो पारदर्शी में आर पार प्रकाश गमन करे और पारदर्शी में बिल्कुल ना करे। पारभासी में
कुछ कुछ गमन करे, न ना भी करे, करे भी, दोनों के बीच में कम कम कुछ कुछ इस पार से उस पार गमन करे। हो जाएगा वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश एक भाग से दूसरी भाग कुछ कुछ गमन करे या थोड़ा थोड़ा, न थोड़ा थोड़ा गमन करे पारभासी कहलाता। तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में कागज को यदि तेल से रगड़ लो, या बाल में तेल है, कागज को रगड़ो, है तो उसको देखिएगा एक पार से दूसरी पार दिखाई भी देगा और प्रकाश भी गमन करेगा, है। और सूती कपड़ा देखिए, है सूती कपड़ा में देखिए महिलाओं सब घूंघट तानी रहती है और उनको दिखाई पड़ता आर पार, है तो सूती कपड़ा होगा, जैसे में हो जाएगा। या तो घिसा हुआ कांच भी हो सकता है, घिसा हुआ कांच, ना सूती कपड़ा और तेल लगा हुआ कागज। अब देखते हैं, जो पारदर्शी देखे, अपारदर्शी देखे और पारभासी देखे, लेकिन यहाँ पर अपारदर्शी में देखिए जो इसमें एक भाग से दूसरी भाग प्रकाश से गमन नहीं करता है। जैसे हमारे शरीर में इधर से प्रकाश मारिएगा, रोशनी मारिएगा तो इस साइड गमन नहीं करेगा, इधर एक भाग बनेगा नीचे, काला भाग, है तो वह काला भाग क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा छाया। यदि छाया पूछा जाए, अगला है छाया। तो छाया बनेगा वो पारदर्शी वस्तु से, है क्योंकि उसी के एक पार से दूसरी पार प्रकाश नहीं जाएगा, एक भाग रोशनी बनेगा पड़ेगा तो दूसरी भाग अंधेरा बनेगा, तो वही अंधेरा भाग क्या कहलाता है, छाया। देखेंगे जब अपारदर्शी वस्तु के एक भाग प्रकाश पड़ता है तो दूसरी भाग बने अंधेरा, छाया कहलाता है। तो दूसरी भाग जो का अंधेरा वो क्या कहलाएगा, छाया। अब आइए, जो हमारी चैप्टर था प्रकाश
का परावर्तन। देखिए, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, टकरा करके जो लौट जाएगा, यही लौटना ही परावर्तन कहलाएगा। नहीं, बहुत से देखा होगा बच्चे का, नहीं, या तुम लोग भी खेलते हो, गेंद ले लिया, ऐसे ऐसे मारते रहते हो और पकड़ते रहते हो, नहीं, ये मारे उधर से लौट गया, यही लौटना क्या होगा? परावर्तन होगा। नहीं, तो हम लिखेंगे इसका किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या तो हम इसे विस्तार में भी लिख लेंगे, लिखेंगे जो लंबे प्रोसेस में लिखना होगा तब लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरणें, नहीं, इसमें लिख सकते हैं जब कोई प्रकाश के किरणें, नहीं, किसी प्रकाश स्रोत से चलकर, किरणें तो प्रकाश स्रोत से चलेगा, किरणें किसी प्रकाश स्रोत से, न किसी प्रकाश स्रोत से चलकर, न कहीं न कहीं तो टकराएगी, हम उसे परावर्तक सतह मानेंगे जहां टकराएगा, न चलकर परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से टकराती है। तो एक यहाँ पर टकराने पर कुछ किरणें शोषित हो जाएगा, है? जैसे हमें सूर्य की प्रकाश में दर्पण लेकर के सूर्य की प्रकाश को टकरावे और वह किरण हमें दीवार पाएगा तो पूरा आ जाएगा, जितना सूर्य की प्रकाश आया उसमें शोषित हो जाएगा, कुछ अंश है उसी माध्यम में लौटेगा। यानी कहने का मतलब, सूर्य यदि इस दिशा में तिरछी है तो तिरछी आएगा, तो तिरछी लौटेगा। यदि लंबवत प्रकाश को गुजारेंगे, सूर्य की सामने सामने रहता, ऐसे आता तो लंबवत ही लौटेगा। लंबवत प्रकाश का परावर्तन लंबवत होगा सीधी, नहीं, लेकिन यह है कि तिरछी तो लौटेगा तिरछी, लेकिन बिल्कुल नहीं लौटेगा, नहीं, कुछ किरणें शोषित हो जाएगा और कुछ अंश लौटेगा, नहीं। तो परावर्तक सतह से टकराती है तो कुछ किरणें शोषित हो जाती है, हो जाती है तथा कुछ किरणें उसी दिशा में लौट जाती है, लौट जाती है। हम यहां भी लिखे हैं किसी वस्तु न
किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ तो शोषित होगा, कुछ लौट जाते हैं, तो लौटना ही क्या होगा, प्रकाश की परावर्तन। किस दिशा में लौटेगा, जिस हिसाब से प्रकाश आ रहा है उसी हिसाब से लौटेगा। यदि सतह पर तिरछी प्रकाश आया है तो तिरछी दिशा में लौटेगा, या लंबवत आया तो लंबवत लौटेगा ना, उसी दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश का इस प्रकार की घटना जो होगा, इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब इसे हम डायग्राम से समझेंगे ना। यहां देखिए, एक परावर्तक सतह लेते हैं या दर्पण लो, जिसकी एक भाग कलई क्या रहेगा। मान लो ये परावर्तक सतह है या दर्पण है, तो दूसरी भाग कलई कर दो। और इस पर इनको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। इसमें यहां से कोई किरण आ रही है तिरछी इस दिशा में, टकरा गई, और टकराने के बाद तो यहाँ पर शोषित होगा, पूर्ण रूपेण तो नहीं लौटेगा। जैसे इस दिशा में आई है तो ये इस दिशा में लौटेगी। ये लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। मान लो यहाँ कोई सूर्य है या कोई टॉर्च बढ़ रही है, ये बिंदु पर यहीं से प्रकाश आ रहे हैं, यह मेरा स्रोत होगा। जो किरण आ रही थी, इस किरण का नाम हम लिख सकते हैं आपतित किरण। क्या लिखेंगे इस किरण को, इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। और ये किरण जो लौट गई है, इसका नाम होगा परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसी बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। यहाँ टकरा रहे हैं, मान लो यहाँ पर ओ रखते हैं, लौट के जो जा रही है तो वहां पर हम बी कर देते हैं। इस कंडीशन में ए से ओ जो आया है किरण, ये आपतित किरण होगा। ओ से बी की ओर जो गया वह परावर्तित किरण होगा ना। ये जो बीच में जो घटना हो रही है लौटने वाला, तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लंबवत एक लंब डालते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाल दिए, दोनों को आधे आधे में बांट दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा अभिलंब। यदि प्रकाश ये लंबवत यदि सीधी आता, यहाँ पर मान लो कोई टॉर्च मार देंगे, यदि लंबवत आता तो ये लौटता लंबवत। परावर्तक सतह पर यदि लंबवत प्रकाश पड़ेगा, सीधा पड़ेगा तो लौटेगा सीधा, लेकिन यहाँ तो सीधा नहीं पड़ा, ये कुछ डिग्री पर आ रहा है। उसी डिग्री पर यह ये परावर्तक सतह से जितने डिग्री पर आ रहे हैं, तो इतने डिग्री पर इधर लौट गए। समझ गया जी।
और ये दोनों के बीच में बांटने के लिए हम एक लंब डाल दिए जिसका नाम होगा अभिलंब। ये बीच में डाले हैं, तो जब बीच में डाले तो दोनों भाग बराबर होगा। ये पहला भाग और दूसरा भाग दोनों बराबर होगा। ये भाग और ये भाग दोनों बराबर होगा। यदि इस भाग को हम आई बोलेंगे तो इस भाग को आर बोलेंगे। फिर ये झुकाव से तो कोण बन गया, यहां से आए हैं लौट गया तो इनके बीच में एक कोण बना है। तो आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बना है इस कोण का नाम होगा आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या रखेंगे? आपतन कोण। और इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। और दोनों कोण एक दूसरे की बराबर है। आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण की है। देखिए कभी कभी आपतित किरण की परिभाषा आपतन कोण का, विलंब का, परावर्तन कोण या परावर्तित किरण या आपतन बिंदु ये सब का पूछा जाता है। तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण प्रकाश स्रोत से परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण आपतित किरण है। परावर्तक सतह से टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण होगा। अब आपतन कोण क्या होगा? तो आपतित किरण और अभिलंब के झुकाव से जो कोण बनेगा आपतन कोण। परावर्तित किरण ये वाली किरण और अभिलंब की इनके झुकाव से यहाँ जो कोण बना परावर्तन कोण, और ये कोण दूसरे कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक चीज और देखना, ऐसी बात नहीं है जो इस प्रकार का होगा, यदि ऐसे भी परावर्तक सतह हो सकता है। इसमें भी किरण इस प्रकार से आएगी टकरा करके तो इसी दिशा में लौटेगी, आपतित किरण परावर्तित किरण। इसके बीच से हम एक लंब गुजार सकते हैं तो यह विलंब होगा। परावर्तक सतह सीधी भी हो सकता है, ऐसे लंबवत भी रख सकते हैं। इधर से मान लो टॉर्च मारेंगे तो इधर, यदि सीधा मारते लंबवत तो ये बेचारा रिटर्न होता लंबवत, तिरछी मारे तो तिरछी वापस होगा, ये वापस हुआ, कोई दिक्कत। जैसे अब दर्पण होगा, कोई भी दर्पण, तो दर्पण को तो हम खड़े रखेंगे। हम जब हम डायग्राम बनाएंगे तो खड़ा खड़ी रखेंगे, चाहे अवतल हो या उत्तल हो या समतल हो, कोई दिक्कत। हाथ में है दर्पण तो हम किसी तरह से रख सकते हैं, उसमें टकरा सकते हैं, लेकिन लंबवत भी रखेंगे तो इसी प्रकार से आने वाली किरण आपतित किरण होगा, टकरा के लौटने वाली किरण परावर्तित किरण होगा, और इनके बीच में लंब डाल करके एक अभिलंब को हम दर्शाएंगे। और इस कंडीशन में ये कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा? ये कोण, यानी आपतन कोण किस कोण के बराबर होगा? परावर्तन कोण। इस कोण को यदि आई कहेंगे तो इसको आर कहेंगे, एक दूसरे की बराबर होगा। अगला है जो प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जो ज्यादा करके पूछा गया है। कभी कभी प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं, इस प्रकार से पूछा गया है। तो 5 मार्क में पूछता है, ज्यादातर देखा गया 2-2 मार्क में पूछ लेगा। यहीं से प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होता है, तो नियम भी लिखना है, उसको दर्शाना भी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। पहला नियम हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पर देखते हैं आपतन कोण जो है परावर्तन कोण की बराबर है। या पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो बिंदु है आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों को देखिए एक ही तल पर है। यहाँ पे देखिए तीनों है, ये भी आया है, ये भी लौटा है, ये भी, तीनों एक ही तल पर है, एक ही सतह पे है।
तो प्रकाश की परावर्तन की पहला नियम लिखेंगे, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण, इसका क्या नाम है? अभिलंब तथा अभिलंब तीनों जो है, तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे दूसरा नियम, देखेंगे हम स्टार पॉइंट भी देते हैं, हालांकि रोमन 1 रोमन 2 करो। दूसरा नियम देखेंगे, आपतन कोण जो ये वाला कोण है, ये किस कोण के बराबर है? आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण। या हम लिखेंगे कोण ए ओ, इसका नाम दे, तो यहीं पर मान लो एन दे देते हैं, ए ओ एन बराबर कौन होगा? बी ओ एन। नहीं, हम लिख सकते हैं कोण ए ओ एन किस कोण के बराबर होगा? कोण बी ओ एन। या हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, या साइन आई बराबर साइन आर। यदि साइन की जगह यही कोण इंगित करेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर। तो प्रकाश की परावर्तन की 2 नियम होते हैं, इनको कई बार पूछा गया है। अब देखिए अगला होगा विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये हम परावर्तक सतह बनाए, क्या बनाए हैं? अब आइए, यहां से कोई किरण आई है, दर्पण पे टकरा गए, टकराने के बाद लौटेगा, यहां से लौटा दीजिए, ये क्या है? परावर्तित किरण। यदि यह लौटता नहीं, यदि इसको सीधा गुजार दे, नहीं, सीधा क्रॉस कर दें, तब इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनता, नहीं बनता जी? तो यही कोण जो होगा, कौन सी कोण कहलाएगा जी? विचलन कोण कहलाएगा। तो हम देख लिए आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में और किधर? परावर्तक सतह के ओर, ये परावर्तक सतह की ओर जो है परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है ना, इधर से जो बनेगी, किसके दिशा में? आपतित किरण की दिशा में ना। और ये जो है
ये क्या है, परावर्तित है जी, क्या है जी, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वही कोण होगा विचलन कोण। लिखते हैं हम, आपतित किरण की दिशा में न, दिशा में परावर्तक सतह और परावर्तित किरण किरण के बीच की कोण विचलन कोण कहलाएगा। देखिए विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। देखिए एक मिनट, यदि हम इसको सीधा जो क्रॉस कर दें ना, और हमें ये कोण बनाना है, ये कितना कोण होगा भैया, तुम कह सकते हो यदि ये रेखा सीधा है तो उस कंडीशन में 180 कोण बनेगा है। रिजु रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा पर कोण कितना बनेगा 180। तो यहां से यहां तक कितना बनता है 180, लेकिन हमें तो निकालना है यहां से यही तक है। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको निकालने के लिए हम लोग 180 में से 2i को माइनस करेंगे। क्यों? तो ये आई वाला जो कोण जितना होगा उतने ही आर वाला कोण है। कोण आई बराबर कोण आर होता है न। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, पोस्ट में लिखते हैं कोण आर प्लस कोण आई। तो जरूरी नहीं कोण आई बराबर कोण आर है, तो कोण आई प्लस कोण आई, तो 2i घटा दो है। जैसे हम देखेंगे, अगला हम लेते हैं, यहां देखो एक प्रश्न है, प्रश्न है यदि किसी माध्यम की बात करें, माध्यम में है आपतन कोण देते हैं, आपतन कोण 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? का है। तो विचलन कोण कितना होगा? विचलन कोण का मान निकाले। अब मान लो एग्जाम्पल तो हम फिर लिखते हैं, ये है परावर्तक सतह है ना जी, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है जी। यदि इसको सीधी आपतित किरण की दिशा बोला जाए तो इस दिशा में चलने वाली है जी। और ये तो लौट गई है, ठीक। और यहाँ जो अभिलंब है तो इसमें पहला कोण का नाम है आपतन कोण। ये आई कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का दिया है। तो भैया आई बराबर यार, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का। तो इसलिए इसको 2i कह देंगे है। और यहाँ से यहाँ तक की कोण कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ की कोण को निकालने के लिए हम 180 में से, क्योंकि ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ पूछा जाए तो 180 होगा जी, ये रेखा सीधा है जी है।
जैसे हम चांद पर देखते हैं सीधा में रहता है 180 डिग्री, नहीं रहता जी। तो हमें इसमें से 180 में से ये दोनों वाला यदि घटा दिया जाए 30 30 60, तो जो बचेगा तो यही बचेगा, विचलन कौन क्या बचेगा? देखिए दे दिया है कोण आई, दिया है कोण आई बराबर कितना दिया जी? 30 डिग्री। इक्वल तो कोण आर भी होगा, कोण आई बराबर कोण आर भी होता है हैं? विचलन कोण हमें मांगा गया है, विचलन कोण, विचलन कोण हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 में से 2 गुना आई का वैल्यू 30 डिग्री है? तो कितना होगा 180 या माइनस 60, तो कितना डिग्री बचेगा? विचलन कोण कितना आएगा? 120 डिग्री। देखिए प्रकाश की परावर्तन जो होता है वैसे पूछा जाए दो तरीका से होगा, एक होगा सीधी परावर्तन हो जाएगा, साफ फ्रेश निकलेगा, जैसे समतल सतह रहेगा प्लेन सतह पर परावर्तन क्या होगा? सीधा होगा। नहीं, एक होगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है मान लो हमने इस सतह पर परावर्तन किए, ये चिकनाहट सतह है, तो यहाँ पर प्रकाश की परावर्तन ऐसी आएगी तो ये सीधा गमन करेगा। यदि यही सतह को हम टेढ़ा मेढ़ा रख दे तो क्या होगा? प्रकाश की परावर्तन भी टेढ़ा, ऐसे पड़ा तो ऐसे जाएगा नहीं, यदि यहाँ से आया यहाँ पर टकरा गया तो ऐसे जाएगा। सब जगह अलग अलग कौन जी जैसे है। कहने का मतलब है हम लोग पंजाब में सुने हैं टिंडा बिंडा। टिंडा क्या होता है? सीधा। अब बिंडा मैंने टेढ़ा। राजदूत की गाड़ी पे गया, राजदूत गाड़ी में उसके टंकी पे जाइए वो टेढ़ा है, तुम्हारा जो है शरीर कैसा करेगा? मुंह को टेढ़ा कर देगा, नहीं करता जी? बहुत से ऐसा देखा होगा किसी गाड़ी सबका टंकी जैसे गोला है टेढ़ा, यदि खड़ा हुआ होगा, यदि तुम्हारा पेट उसके सामने गया होगा तो 100% पेट तुम्हारा ऐसे भागता होगा। तो भैया वो बना है टिंडा, तो तुम्हारा फोटो कैसा बनेगा? बिंडा। नहीं, ऐसा देखा नहीं? यदि चिकनाहट सतह नहीं होगा तो तुम्हारा तस्वीर जो है, प्रतिबिंब जो है वह भी चिकनाहट नहीं बनेगा। जैसे करछुल चम्मच, नहीं चम्मच को आराम से मांझ दो और उसकी पीठ देखिए कैसा है? टिंडा है, टेढ़ा है। और वहां पर मुंह देखिए, मुंह को घुमा देगा, लेकर जाइएगा अपना फेस को उसी पर देकर के बाल झाड़िएगा, देखिएगा इधर से कर देगा, या नाक पड़ेगा नाक को लेकर चल देगा 2 कोस तक। नहीं, कोई चिकनाहट सतह पर नहीं, प्रकाश की परावर्तन भी चिकनाहट होगा ना, प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? चिकनाहट। और यदि सतह तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा है तो तुम्हारा प्रतिबिंब को भी टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। तो हम लोग आते हैं जो प्रतिबिंब देखने के लिए। प्रतिबिंब क्या है? अगला स्टेप है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा किसी को याद है? बोलो तो। ठीक। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
परावर्तन या अपवर्तन के बाद नहीं, अपवर्तन चैप्टर हमारा अगला होगा नहीं, तो दोनों में सेम ही परिभाषा रहेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें नहीं परावर्तन हो जाए ना, या अपवर्तन के बाद दो ही कंडीशन होगा, या तो मान लो इसमें आएगा तो परावर्तन होगा, नहीं तो ऐसे होकर के क्रॉस कर देगा है, जैसे शीशा में एक पार से दूसरी पार हो जाएगा नहीं, क्रॉस होगा। परावर्तन को या अपवर्तन के बाद न दो बात होगा, या तो मिलती है या तो मिलती हुई मालूम पड़ती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, प्रतिबिंब कहलाता है। दो कंडीशन होगा, या तो वही मिल रहा है वही प्रतिबिंब है, या नहीं तो मिलती हुई मालूम पड़ रही है, क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब देखते हैं होता है कितने प्रकार के, तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होगा काल्पनिक को या इसी को बोल सकते हैं अभासी। अब तुम बोलो दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाए, दर्पण में जो मेरा फोटो बनेगा वह मेरा जैसा मिलती हुई मालूम पड़ रही है तो वह होगा काल्पनिक प्रतिबिंब, और हम क्या है वास्तविक प्रतिबिंब है। लिखेंगे दोनों का परिभाषा। पहला नंबर में है वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसमें यही डिफिनेशन लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है इसको छोड़ देंगे, मालूम पड़ती है उसको छोड़ देंगे ना, मिलती है क्या कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब कहते, फिक्स रहेगा ना। लिखेंगे इसका, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अब मिलती हुई प्रतीत देंगे तो होगा काल्पनिक हो जाएगा। मिलती है क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसको हम पर्दे पर उतार लेंगे ना। वो फिल्म सब का पर्दा पर जो रहता है हम लोग जो देखते हैं तो वह क्या है, कहीं कोई वास्तविक हीरो हीरोइन रिलीज करवाया था है, और उनको हम पर्दा पर उतार लिए, जबकि काल्पनिक रहेगा जब उस पर्दे पर से हम लेकर के उनसे हम जाकर के फिल्म बना लेंगे, नहीं होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार लेंगे है। नोट में हम लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। दूसरा हमारा है कौन सा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा होगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो हम देखिए वही परिभाषा होगा, उसमें मिलती है तो वास्तविक है, मिलती हुई मालूम पड़ती है तो उसको लगा देंगे तो क्या होगा? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसका होगा जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से चलकर ना, किसी बिंदु स्रोत से चलकर बहुत मोटा से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। या आभासी प्रतिबिंब
तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। नोट में लिखेंगे को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसमें से देखा गया, ज्यादा बार पूछा गया है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछा है। अगला लिखेंगे हम वास्तविक और काल्पनिक को या आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। इधर हम लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ लिखेंगे हम काल्पनिक दोनों के बीच से बांट देंगे। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है इसी का उल्टा देंगे, काल्पनिक कटान से बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने यानी आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सामने बन रहा तो पीछे बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा हम सभी में देखिए नोट में लिखे थे परिभाषा में, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं।
काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा ऋणायन होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब धनायन होते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब ऋणायन होते हैं। यानी माइनस होते हैं। और इसमें देखेंगे काल्पनिक जो होगा प्रतिबिंब धनायन यानी प्लस होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऋणायन होंगे और काल्पनिक प्रतिबिंब धनायन। जब हम नंबरिकल बनाएंगे तो उस वक्त में देखिएगा जो माइनस आता है तो हम लोग लिखेंगे अतः वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्लस आता है तो लिखेंगे अतः काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और ये भी लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो हम सामने भी लिख देंगे, माइनस रहेगा तो सामने भी लिख सकते हैं, प्लस है तो दर्पण के पीछे। यही दो में से किसी न किसी शब्द का यूज करेंगे नंबरिकल क्वेश्चन में। अगला ये अगला प्रश्न है विपरिवर्तन क्या है? विपरिवर्तन क्या है? देखिए, विपरिवर्तन क्या होगा, किसी भी वस्तु को यदि क्षैतिज अक्ष में सीधा, मान लो इस अक्ष में, इसको कहेंगे क्षैतिज अक्ष में, इसके परितः यदि घुमाएंगे 180 डिग्री को घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले हिस्सा इधर होगा नीचे और नीचे वाले हिस्सा ऊपर बने।